नमस्कार दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बोला था कि आज की क्लास के अंदर हम ये अध्ययन करने वाले हैं कि संख्या कितनी प्रकार की होती है और उनके क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चैप्टर है जो आज हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों, नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा और इसके कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ में आ गए, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आप नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आए आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे पूर्ण संख्या, पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स कहते किसको है दोस्तों। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है प्राकृतिक या नेचुरल। तो दोस्तों प्रकृति में जब भी गिनती बोली जाएगी, जब भी प्रकृति के अंदर गिनती बोली जाती है, जब भी कोई बंदा गिनती बोलेगा तो वो कहां से शुरू करेगा दोस्तों, एक से शुरू करेगा। कहां से शुरू करेगा, एक से शुरू करेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वो अनंत तक जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो एक से जो गिनती बोली जाती है, एक से जो गिनती बोली जाती है वही क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनसे गिनती की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दोस्तों ये जाती है अनंत तक और इसको प्रदर्शित किया जाता है एन से। किससे, एन से। एन यानी नेचुरल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई आपको, जिनसे गिनती की प्रक्रिया की जाती है और गिनती कहां से शुरू होती है, हमेशा एक से शुरू होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई, एक हो गई। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों पूर्ण संख्याएं। क्या, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। पूर्ण संख्या दोस्तों, अब देखिए प्राकृतिक संख्या के अंदर क्या चीज नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के अंदर क्या चीज नहीं है, तो प्राकृतिक संख्या में दोस्तों जीरो नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा, जीरो नहीं आ रहा। तो जो ही अपन जीरो को ऐड कर लेते हैं किसमें, प्राकृतिक संख्याओं में, तो वो क्या कहला जाता है, पूर्ण संख्या। यानी इन नंबरों में अगर अपन ने जीरो ऐड कर दिया तो क्या हो गई, वो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्या क्या हो गई दोस्तों, पूर्ण संख्या यहां पे हो गई अपने 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जाती है दोस्तों अनंत तक और इसको प्रदर्शित किया जाता है डब्ल्यू से। ठीक है, 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती है वो कहलाती है होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या है। यानी कि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं है, जीरो ऐड होते ही वो क्या कहला जाती है, पूर्ण संख्या है या होल नंबर्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ। क्यों, क्योंकि सारी संख्याएं तो आ गई प्राकृतिक संख्या है, लेकिन क्या सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो दोस्तों नहीं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जीरो ऐड है जो प्राकृतिक संख्याओं के अंदर नहीं है। तो सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए यहां पे हमने देखा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या हमने देख ली। अब आते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या कहलाते हैं दोस्तों, पूर्णांक के अंदर क्या है कि ये जो पूर्ण संख्याएं हैं ये सारी की सारी है कैसे, 0 1 2 3 4 5 और ये जाती है अनंत तक चीज। तो ये संख्याएं तो है, लेकिन इसके अंदर पूर्णांक में क्या आता है, माइनस वाली संख्याएं भी आती है। कैसे दोस्तों, माइनस वाली संख्या कैसे आती है, 0 से नीचे जो माइनस की संख्याएं लिखी जाती है कैसे लिखी जाती है, -1 -2 -3 -4 और ये आती है अनंत तक। कौन से अनंत तक, माइनस के अनंत तक। तो 0 से लेके माइनस के अनंत तक और 0 से लेके प्लस के अनंत तक, ये जो सारी संख्याएं है दोस्तों इनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक या इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स या पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या आ गए दोस्तों, सारी तो प्लस की संख्या आ गई यानी पूर्ण संख्या पूरी आ गई। ठीक है, और -1 से लेके अनंत तक पूरी आ गई। ठीक है दोस्तों, तो माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक की जितनी संख्याएं हो गई है उनको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में दोस्तों सारी पूर्ण संख्या आ जाती है और सारी प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बैठता है कि क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं
पूर्णांक है तो हाँ सारी प्राकृतिक संख्या आएगी। देख लो 1 से लेकर अनंत तक कि क्या सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो देख लो 0 से लेकर अनंत तक आई गई तो ये भी पूर्णांक में आ गई। तो हाँ पूर्ण संख्या सारी की सारी पूर्णांक है। लेकिन क्या सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या है या सारे पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर माइनस के संख्याएं भी शामिल है, इसलिए माइनस की जो संख्याएं हैं वो होने की वजह से सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है और सारे पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए यहाँ पे आता है धनात्मक पूर्णांक। तो 0 से लेके अनंत तक जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, और आगे आता है ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि 0 के नीचे से लेके माइनस के अनंत तक ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो धनात्मक पूर्णांक समझ में आ गया, जो 0 से लेके अनंत तक जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि सारी पूर्ण संख्या है वो धनात्मक पूर्णांक है। सारी पूर्ण संख्या क्या है? धनात्मक पूर्णांक। और -1 से लेके अनंत तक यानी 0 के नीचे से लेके माइनस के अनंत तक जो संख्याएं हैं उनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। विशुद्ध मान, विशुद्ध मान है एब्सोल्यूट वैल्यू। दोस्तों विशुद्ध मान वो मान कहलाता है जब किसी संख्या का चिन्ह हटा दिया जाए, यानी कि जैसे कि +5 है, यहां पे आपको पूछा जाए 5 का विशुद्ध मान क्या होगा, तो 5 का विशुद्ध मान क्या होगा दोस्तों? 5 होगा। -7 है, -7 में 7 का विशुद्ध मान क्या हो गया? 7 हो गया। -8 है, 8 का विशुद्ध मान क्या हो गया? 8 हो गया। +15 है, 15 का विशुद्ध मान क्या हो गया? 15 हो गया। ठीक है, तो उसके चिन्ह को हटाने के बाद में जो उसका मान प्राप्त होता है वो उसका विशुद्ध मान होता है। ठीक है दोस्तों, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम में क्या होता है दोस्तों? दो अलग अलग चिन्ह हो लेकिन संख्याएं समान हो। कैसे? माइनस का हो 5 और प्लस का 5, ये एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। माइनस का 7 और प्लस का 7, ये एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। माइनस का 6 और प्लस का 6, ये एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। माइनस का 8 और प्लस का 8, ये एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। यानी कि दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो 0 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और आगे आई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में आ गया 0 और इसमें आ गई माइनस की संख्या। पहले आई प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले क्या आई? प्राकृतिक संख्या 1 से लेके जिनसे गिनती की जाती है। फिर 0 की कमी करने लगी तो 0 आया किसमें? पूर्ण संख्याओं में, और जो 0 आया संख्या हो गई पूर्ण, यानी कि वो कहलाई पूर्ण संख्या है। फिर बाद में 0 से लेके अनंत तक तो प्लस की संख्या है, लेकिन माइनस की संख्याओं की भी कमी करने लगी तो माइनस की संख्याओं की कमी पूरा करने के लिए क्या है? पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये पूरा अपना ये होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। आगे देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, और सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स कैसे क्या किसको बोलते हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या किनको बोला जाता है या प्राइम नंबर किनको बोला जाता है? अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिनके अंदर एक का या स्वयं का ही पूरा पूरा भाग जाता हो, यानी कि किसका? एक का या फिर स्वयं का। या फिर स्वयं का। ठीक है, एक का या स्वयं का ही पूरा पूरा भाग जाए। किसका? या तो एक का पूरा पूरा भाग जाए या फिर स्वयं का यानी खुद का ही पूरा पूरा भाग जाए, तो वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए दोस्तों कैसे, सबसे पहले अपन लेते हैं एक। तो क्या एक प्राइम संख्या है, एक अभाज्य संख्या है? तो देखिए दोस्तों यहां पे बोला गया है एक का या स्वयं का, यानी कि एक का खुद का, एक का तो जाएगा सही, लेकिन स्वयं का यानी कि यहाँ पे 2 फैक्टर होना चाहिए जिनमें 2 में पूरा पूरा भाग जाए। क्या? 2 फैक्टर होना जरूरी है, 2 चीजें होना जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बात आ रही है यहाँ पे कि एक का, तो एक का तो जा ही रहा है, लेकिन स्वयं का यानी कि दूसरा फैक्टर नहीं है यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए एक क्या होगी? प्राइम संख्या नहीं होगी, एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों दो में किस किस का पूरा पूरा भाग जाता है? एक का और 2 का यानी खुद का, तो ये 2 भी एक प्राइम संख्या हो गई दोस्तों। ठीक है, 2 में किसका जा रहा है? एक का या फिर 2 का खुद का भाग जा रहा है, तो 2 एक अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 3 में किस किस का पूरा पूरा भाग जा रहा है? एक का और 3 का ही, तो 3 भी क्या हो गई?
अभाज्य संख्या है, यानी कि खुद का और एक का ही पूरा पूरा भाग जा रहा है। आगे देखिए 4, क्या 4 एक प्राइम संख्या है? तो दोस्तों 4 में एक का भी जा रहा है, 4 में किस किस का जा रहा है? एक का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 4 का ही पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 4 क्या हो गई? एक अभाज्य संख्या है क्या दोस्तों? 4, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 5 में किस किस का पूरा पूरा भाग जा रहा है? 1 का और 5 का, तो 5 एक अभाज्य संख्या है। इस तरीके से अभाज्य संख्या निकाली जाती है दोस्तों, जिसमें खाली एक का या स्वयं का ही पूरा पूरा भाग जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती है वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी है। देखिए 2 अभाज्य संख्या है, हमने देख लिया। आगे 3 है, ठीक है, 3 में भी एक कार स्वयं का जाता है, 4 में एक कार स्वयं के अलावा भी जाता है। आगे है 5, ठीक है, फिर 6 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 6 में एक कार 2 का 3 का जाता है। 7 एक अभाज्य संख्या क्योंकि 7 में एक का 2 का ही जाता है। 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। 11 एक अभाज्य संख्या है, 12 नहीं है। 13 एक अभाज्य संख्या है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 एक अभाज्य संख्या है, 18 नहीं है, 19 एक अभाज्य संख्या है, 20 नहीं है, 21 भी अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। 7 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, तो 21 नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर बाद में देखिए 30 नहीं है, 31 है, फिर 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 है, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 है, फिर आगे 42 नहीं है, 43 है, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 है। ठीक है दोस्तों, 48 नहीं, 39 नहीं, 50 भी नहीं है। तो ये प्राइम संख्या है अपनी कितनी हो गई टोटल 50 तक की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 जो है 50 तक प्राइम संख्या है, 50 तक अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, और 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होती है वो टोटल होती है 25। 50 तक जो अभाज्य संख्याएं होती है वो टोटल कितनी हो गई? 15। ठीक है दोस्तों, और 25 तक जो प्राइम संख्या है वो है 9। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे इन प्राइम संख्याओं के अंदर एक चीज दिखाई दे रही होगी कि जो 2 है दोस्तों, 2 क्या हो गई? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होने के साथ साथ 2 क्या है दोस्तों? एक इकलौती सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों, देख लीजिए, कोई भी सम नहीं है, सम मतलब जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो सम अकेली इकलौती कौन सी संख्या है? 2 है, और 2 के अलावा कोई भी सम संख्या नहीं है। यानी कि कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है? 2 है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 50 तक सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा? 50 तक सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 50 तक सबसे छोटी तो 2 है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है 50 तक? 47 है। तो अगर ये पूछे कि अंतर क्या होगा, तो अंतर में इसमें से इसको बाकी निकाल देना, और का योग क्या होगा तो इसमें जोड़ देना। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 50 तक सबसे बड़ी प्राइम संख्या यानी अभाज्य सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर बताइए। सबसे छोटी तो 2 ही होगी और सबसे बड़ी 47 होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या संयुक्त संख्या दोस्तों वो हो गई जो अभाज्य नहीं है। ठीक है, जो अंक अभाज्य नहीं, वो सारे के सारे क्या हो गए? भाज्य हो गए। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन लेते हैं 1 का, वैसे ही वही चीज होगी कि इसमें 2 फैक्टर नहीं है, यानी कि एक अभाज्य, एक क्या है? भाज्य भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 न तो अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है, इसका ध्यान रखना आप। क्यों? क्योंकि इसमें 2 फैक्टर नहीं है, 2 चीजों का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, लेकिन इसमें 1 अकेला है तो 1 का तो सब में जा ही रहा है। ठीक है दोस्तों, तो भाज्य संख्या वो हो गई, संयुक्त संख्या वो हो गई जो अभाज्य संख्याएं नहीं है, यानी इसके अंदर जो संख्याएं नहीं आई वो सारी की सारी यहाँ पे आएगी। कैसे दोस्तों? देखिए 2 यहाँ पे 1 है ही नहीं तो 1 को लिखना नहीं है, 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आएगा, 5 नहीं आया, 5 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ नहीं आया, 7 आ गया, 8 नहीं आया, यहाँ पे 9 भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 10 भी नहीं है। तो ये संख्याएं क्या है? सारी की सारी संयुक्त संख्याएं हैं या फिर क्या? भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, भाज्य संख्या है, संयुक्त संख्या है। क्यों? क्योंकि इनमें 1 का और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भाग जा रहा है। कैसे? देखिए दोस्तों,
4 के अंदर 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, खुद 4 का भी जा रहा है, 3 संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है और इसमें खाली एक कार्य स्वयं का ही जाना चाहिए। यहाँ पे 6 में किस किस का जा रहा है, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है और 6 खुद का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, 8 में किस किस का जा रहा है, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 8 का खुद का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसलिए इन संख्याओं में 1 का तो पूरा पूरा भाग जाता ही है और स्वयं का तो जाता ही है और उसके अलावा अन्य किसी और संख्याओं का भी पूरा पूरा भाग जाता है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, संयुक्त संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या समझ में आ गया, संयुक्त संख्या समझ में आ गया। और यहाँ पे सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है, 4 है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। इसका ध्यान रखना आप। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे आपके असहभाज्य, सहभाज्य या को प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, तो को प्राइम नंबर या असहभाज्य, सहभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो संख्याएं एक दूसरे के लिए अभाज्य हो, प्राइम हो। ठीक है, एक दूसरे के लिए जो प्राइम होती है वो को प्राइम, भले से वो अभाज्य संख्या हो या संयुक्त संख्या हो। ठीक है, कोई सी भी संख्या हो सकती है। देखिए इसका हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 2 अभाज्य संख्याएं जो को प्राइम है। कैसे, यानी कि देखते हैं अभाज्य अभाज्य अभाज्य। ठीक है, तो 2 अभाज्य संख्या, जैसे कि मैं ले लेता हूं 2, जैसे कि मैंने ले लिया 2 और 3। 2 का गुणनखंड करेंगे जब क्या होगा, 1 गुणा 2 और 3 का गुणनखंड करूंगा जब क्या आएगा, 1 गुणा 3। तो आपस में ये संख्या अभाज्य कैसे होगी दोस्तों। ठीक है, को प्राइम नंबर का एक जो रूल होता है वो होता है दोस्तों, 1 को छोड़कर, क्या, 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, मतलब 1 को छोड़कर कोई सा भी गुणनखंड आपस में नहीं मिलेगा। 1 तो मिलेगा ऐसे ही सबका गुणनखंड, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको, तो गुणनखंड आपस में नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो आपस में नहीं मिलेंगे। जो फैक्टर है कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, तो ये संख्याएं आपस में एक दूसरे के लिए अभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, तो अभाज्य अभाज्य संख्या तो सारी की सारी एक दूसरे के लिए क्या होगी, अभाज्य अभाज्य संख्या तो सारी की सारी को प्राइम होगी। ठीक है दोस्तों, सारी अभाज्य संख्या क्या होगी, को प्राइम। कोई सी भी 2 संख्या उठा के ले लो, क्योंकि उसमें एक कार स्वयं का ही जाएगा पूरा पूरा भाग। तो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं 2 ग्रुप में, कोई सी भी संख्याओं को 2 को इकट्ठा कर लो, वो सारी को प्राइम होगी। ठीक है, अभाज्य अभाज्य तो होगी सही। अब लेकिन एक स्पेशल केस है कि अभाज्य और भाज्य संख्याएं, एक ले लेते हैं अपन अभाज्य संख्या और दूसरी ले लेते हैं अपन भाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या लेते हैं अपन, जैसे कि ले लिया अपन ने यहाँ पे 3 ले लिया और यहाँ पे ले लिया 4। 3 है अभाज्य संख्या अपनी, 4 है भाज्य संख्या। तो ये एक तो अभाज्य और एक भाज्य संख्या है, लेकिन जब अपन इनके गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं, जब हम इनके गुणनखंड करते हैं, इसका 3 का गुणनखंड होगा 1 गुणा 3 और 4 का गुणनखंड होगा 1 गुणा 2 गुणा 2। तो देखिए दोस्तों, जैसे को प्राइम यानी सहअभाज्य संख्याओं का जो रूल है, क्या रूल है, 1 के को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, यानी गुणनखंडों में कोई भी समान संख्या नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक दूसरे के लिए क्या हो गई, अभाज्य हो गई। तो एक दूसरे के लिए अभाज्य हो गई, तो ये हो गए कॉमन क्या, को प्राइम नंबर। असहभाज्य अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर ये हो गए। अब देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। अब अपन जो एग्जांपल लेंगे वो दोनों संख्याएं क्या होगी, भाज्य होंगी, यानी संयुक्त होंगी। भाज्य भाज्य संख्याओं का एग्जांपल लेते हैं। अपन ले लेते हैं यहाँ पे, एक ले लेते हैं 8, एक ले लेते हैं 9। ठीक है दोस्तों, तो 8 और 9 के अंदर देखिए 8 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 8 का जो गुणनखंड होगा क्या होगा, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और 9 का क्या होगा, 1 गुणा 3 गुणा 3।
तो जैसे कि को प्राइम नंबर का रूल है कि एक को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसमें 2 है 2 है 2 है, इसमें 3 है 3 है, ठीक है, न तो इधर 3 है ना उधर 2 है, ठीक है दोस्तों। तो कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, गुणनखंड में कोई भी समान संख्या नहीं आ रही, इसलिए ये भी एक दूसरे के लिए अभाज्य हो गए, और एक दूसरे के लिए जो ही अभाज्य हुए तो ये कहलाए को प्राइम नंबर्स, ठीक है दोस्तों, क्या कहलाए, को प्राइम नंबर। तो ये समझ में आ गया आपको, को प्राइम किसको बोलते हैं, सिर्फ उसके गुणनखंड करने हैं आपको। अगर दोनों में गुणनखंड नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, कोई समान संख्या नहीं आ रही है, तो वो आपस में एक दूसरे के लिए को प्राइम हो जाएंगे, यानी असहभाज्य से अभाज्य हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो को प्राइम नंबर समझ में आ गया आपको। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, कोई से भी दो संख्या या 3 संख्या आपको दे सकता है। और एक चीज और है कि अगर 3 संख्याएं आती है तो 3 संख्याएं ठीक है, आपको अगर 3 संख्याएं दी जाती है जो आपस में को प्राइम है, जैसे कि 8, 9 और 25, ठीक है दोस्तों। तो 8 के गुणनखंड होंगे 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 के गुणनखंड होंगे 1 गुणा 3 गुणा 3, और 25 के गुणनखंड होंगे 1 गुणा 5 गुणा 5। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर तीनों में नहीं है, तो ये 3 संख्याओं का ऐसा समूह है, ठीक है, जिनको अत्रिभाज्य संख्या बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और आपस में एक दूसरे के लिए को प्राइम है, ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर भी है और ये अत्रिभाज्य संख्याएं भी बोलेंगे इनको, क्योंकि ये 3 संख्याओं का समूह है, ठीक है दोस्तों। तो इनको बोलेंगे प्राइम टेम्पलेट नंबर या अत्रिभाज्य संख्या। ऐसी 3 संख्याएं जो आपस में एक दूसरे के लिए अभाज्य हो, ठीक है दोस्तों, वो अत्रिभाज्य संख्या कहलाती है। अगर ऑप्शन में आपके सहअभाज्य को प्राइम दिखा रहा है तो 3 संख्या का ग्रुप भी को प्राइम ही होता है, ठीक है दोस्तों, 3 संख्या का ग्रुप भी को प्राइम होता है। और अलग से अगर अत्रिभाज्य संख्या आपके ऑप्शन में है तो आप इसको सेलेक्ट करोगे कि अत्रिभाज्य संख्या कौन सी है। तीनों के गुणनखंड करने हैं, अगर कॉमन फैक्टर नहीं हो तो आपस में अत्रिभाज्य संख्याएं हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं हम, देखिए दोस्तों आगे देखते हैं हम परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों देखिए परिमेय संख्याओं का पूरा चैप्टर अपन 9th क्लास के अंदर है, अपने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाया हुआ है। तो 9th क्लास की तो वो अलग से क्लास लेंगे इसे अपन मैथ की। तो यहाँ पे हम बेसिक तौर पे देखते हैं कि परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स कहते हैं किसको है। तो दोस्तों परिमेय संख्याओं की जो चीज है वो ये है कि कोई भी संख्या जो बटा बटी के रूप में लिखी जा सकती है, यानी कि अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती है, यानी कि भिन्न में लिखी जा सकती है, तो वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। तो परिमेय संख्याओं में सबसे ऊपर क्या आता है दोस्तों, अंश आता है, ठीक है, और नीचे आता है हर। तो अगर मैं अंश को p बोलूं और हर को q बोलूं, ठीक है, तो वो संख्या जो b/q के रूप में लिखी जा सकती है, लेकिन जो q है, जो हर है, जो नीचे वाली संख्या है, q कभी भी क्या है, 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि हर है ना, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो वो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। ये परिमेय संख्याओं की एक शर्त है, जो संख्या ये पूरी करती है वो परिमेय संख्या कहलाएगी। यानी कि देखिए दोस्तों जितनी भी भिन्न की संख्याएं हैं वो सारी परिमेय संख्याएं हो जाएगी, ठीक है, जितने भी बटे बटे की संख्याएं हैं वो सारी परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन उसका हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 1/2, 10/3, ठीक है, ये नॉर्मल भिन्न की संख्या है जो परिमेय संख्या कहलाएगी से, ठीक है, अंश और हर के रूप में लिखी जा रही है, तो ये परिमेय संख्या हो गई है। आगे देखिए दोस्तों, मैं एक एग्जांपल लूं जैसे कि 3/0, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हर में 0 आ गया, तो हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर में 0 आ जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो ये क्या है, 3/0 परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम कि 3/0 तो देख लिया, लेकिन 0/3 क्या ये एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों देखिए अपने को सिर्फ और सिर्फ जो बोला गया है, क्या बोला गया है कि हर 0 नहीं होना चाहिए,
क्या जीरो नहीं होना चाहिए? हर जीरो नहीं होना चाहिए। अपने को ये नहीं बोला गया कि अंश जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला गया कि अंश जीरो नहीं होना चाहिए। तो अंश जीरो हो सकता है, अंश जीरो हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अंश जीरो अगर हो सकता है तो 0/3 क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो सिर्फ इसमें एक शर्त है कि हर है जो नीचे का अंक है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो नीचे का अंक जीरो नहीं होगा, यानी कि 0/3 में नीचे तो 3 है, हर में 3 है, तो ये जीरो तो ऊपर ही है, तो ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, ये एक परिमेय संख्या है। इसके साथ साथ दोस्तों जितने भी पूर्णांक है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, जितने भी पूर्णांक है, जितनी पूर्ण संख्या है, जितनी वास्तविक संख्या है, सारी संख्याएं क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। तो पूर्ण संख्याओं में क्या आता है? 1 से लेके अनंत तक जीरो, ठीक है, 0 से लेके अनंत तक पूर्ण संख्याओं के अंदर आता है, ऐसे आता है। तो क्या ये जो पूर्ण संख्याएं हैं 0 से जो अनंत तक जाती है वो परिमेय संख्याएं हैं? तो दोस्तों देखिए, अगर किसी संख्या के नीचे बटे में कुछ नहीं होता है ना, तो उसके नीचे होता है 1। क्या होता है? 1। समझ गए बात? बटे में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, सिंपल 0 1 2 3 4 लिखा हुआ, तो उसके नीचे हमेशा 1 तो बटे में रहेगा ही सही। तो अगर 1 जो बटे में रहता है तो दोस्तों वो संख्या क्या हो गई? परिमेय हो गई। तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, वो क्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो गई, ठीक है। जितनी भी पूर्णांक है वो क्या हो गए? जितने भी पूर्णांक है वो क्या हो गए? परिमेय संख्या हो गई। जितनी भी भिन्न संख्याएं हैं वो क्या हो गई? ठीक है, परिमेय संख्याएं हो गई, ठीक है दोस्तों। तो परिमेय संख्याओं के अंदर सारी संख्याएं आ जाती है, वे सारी संख्याएं जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, और लेकिन हर कभी भी जीरो नहीं होता है, तो वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। और परिमेय संख्याओं का एक और गुण होता है दोस्तों, क्या होता है? डिटेल में तो मैं आपको बताऊंगा जब 9th क्लास लूंगा। तो परिमेय संख्याओं का एक गुण ये होता है कि जब परिमेय संख्याओं को जब भाग दिया जाता है, बटे बटी में जब भाग दिया जाता है, तो या तो कौन से दशमलव बनते हैं या तो शांत दशमलव बनते हैं, जो कुछ टाइम के बाद में, पॉइंट के बाद में आके खत्म हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं शांत दशमलव। और अशांत दशमलव, जब संख्याएं अशांत दशमलव वाली संख्याएं बनती है, तो उसमें क्या होता है कि वो भाग जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, ठीक है, कभी खत्म नहीं होता, तो वो होते हैं अशांत दशमलव। तो परिमेय संख्याएं जब अशांत दशमलव में बदलती है तो उसमें एक आवृत्ति होती है। कैसे? परिमेय संख्याओं को जब अशांत दशमलव में बदलेंगे, यानी कि ये संख्या ले लेते हैं अपन 10/3, ये ने मैंने ले लिया 10/3, तो जब भाग दोगे 10/3 में, 10 में 3 का जब भाग दोगे तो क्या आएगा? 0.3333, ये चलता रहेगा ऐसे 3 करके, ये खत्म नहीं होगा, यानी अशांत दशमलव है, लेकिन ऐसा अशांत दशमलव जिसमें आवर्ती है, ठीक है दोस्तों। तो परिमेय संख्याओं को जब अशांत दशमलव में बदला जाता है तो उसमें एक आवर्ती आती है, ठीक है दोस्तों, ये एक गुण है, इसका ध्यान रखना आप। और बाकी डिटेल के अंदर मैं 9th क्लास का जब पढ़ाऊंगा, जब आपको बताऊंगा, तो ये भी इसका एक गुण है। तो परिमेय संख्याएं क्या हो गई? जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन कभी भी हर जीरो नहीं होता है, वो सारी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और परिमेय संख्याओं के अंदर जब उनको अशांत दशमलव में बदला जाता है तो उसके अंदर एक आवर्ती होती है, जो रिपीटेशन होती है, वो समान संख्याएं आती है, ठीक है। आगे देखिए, जितने भी पूर्ण संख्या है, जितनी भी वास्तविक संख्या है, जितने भी पूर्णांक है, जितने भी भिन्न है, सारे के सारे क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। यानी कि जितनी भी अपनी पूर्णांक हो गए, जितनी पूर्ण संख्या हो गई, वास्तविक संख्याएं हो गई, सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्याएं कहलाएगी। आगे देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो सारी अपरिमेय संख्याएं हैं इसका, ठीक है दोस्तों। अपरिमेय संख्याएं जो परिमेय नहीं है, इर्रेशनल नंबर्स, वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं नहीं है, जो वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर क्या है? रूट के अंदर की जितनी संख्याएं होती है, √3, √5, √7, ये सारी क्या है?
बटे बटी के रूप में नहीं लिखी जा सकती। जो रूट के अंदर की संख्या है वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया परिमेय क्या होती है, परिमेय क्या होती है। परिमेय संख्याओं को बटे बटे की शक्ल में लिखा जा सकता है और अपरिमेय संख्याओं को बटे बटे की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रूट वाली संख्याएं होती है वो सारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय, ये दोनों तरह की संख्याएं मिलके क्या कहलाती है, रियल नंबर्स बनाती है। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक संख्या में ज्यादा कुछ है नहीं मामला कि परिमेय अपरिमेय मिलके वास्तविक संख्या कहलाती है। अब यहाँ पे आपको एक सवाल बनता है कि क्या सारी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। हाँ, क्योंकि सारी परिमेय संख्या तो है सही, लेकिन क्या सारी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें अपरिमेय भी है। ऐसे ही अपरिमेय के लिए क्वेश्चन आता है कि सारी अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्या है कि हाँ है, क्योंकि अपरिमेय तो है सही पूरी इसमें शामिल। और ऐसे ही एक क्वेश्चन और बनता है कि सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि इसके अंदर परिमेय संख्या भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के सत्य असत्य के क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए, अवास्तविक संख्या है काल्पनिक इमेजिनरी नंबर। ठीक है दोस्तों, तो जो ये ध्यान रखना आप माइनस के अंदर, रूट के अंदर माइनस वाली संख्याएं आए तो वो है काल्पनिक नंबर। ठीक है दोस्तों, ये काल्पनिक नंबर है। रूट के अंदर माइनस इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर, कहीं से भी आपके ये एग्जाम्पल आए ना तो इसको बोला जाता है काल्पनिक संख्या है। रूट के अंदर माइनस की संख्या है जो कभी नहीं होती है, कल्पना है एक तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका परिमेय अपरिमेय, वास्तविक अवास्तविक। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज अपन ने क्या क्या पढ़ा उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ठीक है, नंबर सिस्टम का जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, जो 1 से लेके अनंत तक जाता है। ठीक है, फिर संख्या देखिए अपन ने पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, 0 से लेकर अनंत तक। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में 0 आया तो पूर्ण संख्या बनी, पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्या आए तो पूर्णांक बने। ठीक है दोस्तों, अब अभाज्य संख्या अपन ने देखी, अभाज्य संख्या क्या कहलाई, जिनमें एक का स्वयं का ही पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ठीक है दोस्तों, और आगे आई भाज्य संख्या है, संयुक्त संख्या है, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर आए, वो संख्या है जिनमें 1 का 2 का तो पूरा पूरा भाग जाता ही है, साथ साथ किसी अन्य संख्या का भी पूरा पूरा भाग जाता हो। आगे आए दोस्तों असहभाज्य, सहभाज्य या कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर मैंने बताया आपको दोस्तों, 2 संख्याएं जो भाज्य भी हो सकती है, अभाज्य भी हो सकती है, लेकिन वो एक दूसरे के लिए आपस में अभाज्य होती है, यानी प्राइम होती है, तो वो कोप्राइम नंबर्स कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखा आपने अत्रिभाज्य, 3 संख्याओं का समूह जो आपस में एक दूसरे के लिए प्राइम है। ठीक है, आपस में एक दूसरे के लिए अभाज्य है तो वो अत्रिभाज्य कहलाए। परिमेय संख्या मैंने बता दिया आपको दोस्तों अभी। परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको बटाबटी की शक्ल के अंदर लिखा जा सकता हो, यानी कि बटाबटी की शक्ल में लिखा जा सकता हो लेकिन हर कभी भी 0 नहीं हो। ठीक है दोस्तों, ये मैंने अभी समझाया आपको। ये सारी संख्याएं, सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्णांक, सभी भिन्न, जितने भी आ गए सारे के सारे क्या है, वो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो होती है दोस्तों, वो रूट के अंदर वाली जो जितनी संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, जो परिमेय नहीं है वो सारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या अपन ने देखी, वास्तविक संख्या है परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर। और अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या अपन ने देखी अपरिमेय और परिमेय के अलावा, परिमेय अपरिमेय के अलावा, यानी माइनस, जो रूट के अंदर जो माइनस की संख्या होती है वो संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो आज का चैप्टर अपना यही खत्म होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो था अपना नंबर सिस्टम का, मैंने पूरा डिटेल के अंदर आपको बताया। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर अभी भी कुछ आपको कंफ्यूजन रहे, कुछ समझने का हो तो मुझे आप कमेंट के अंदर मैसेज कर सकते हो, मैं
और उसको डिटेल के अंदर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और जिस भाई ने अब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर रेगुलर अब क्लासेस चलने वाली है। ठीक है, जो बेसिक गणित में पढ़ा रहा हूँ आपको, जिसमें कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा अपनी गणित की कमजोरियां दूर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे कन्फ्यूजन रह जाते हैं हम जब क्लास के अंदर, स्कूल डेज के अंदर पढ़ते हैं जब, और कुछ टॉपिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने से छूट जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिक से लेकर के टफ तक का मैं मैथ पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे सही, साथ के साथ आप टफ से टफ क्वेश्चन भी बहुत ईजी वे के अंदर सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।